आज की इस विशेष चर्चा में आपका स्वागत है। नमस्ते। हमारे पास कुछ बहुत ही दिलचस्प आर्टिकल्स और रिपोर्ट्स हैं और इन सबको मिलाकर एक बड़ा सवाल खड़ा होता है। और वो सवाल क्या है? सवाल ये है कि क्या कोई देश दुनिया में सुपर पावर बनने का सपना देख सकता है अगर उसका अपना घर ही बिखरा हुआ हो? ये एक बहुत ही पावरफुल सवाल है। ये आज हम जिन मुद्दों पर बात करेंगे वो कहीं ना कहीं इसी एक सवाल से जुड़े हुए हैं। बिल्कुल। हम देखेंगे कि कैसे भारत की ग्लोबल पॉलिटिक्स, उसके पड़ोसियों के साथ रिश्ते, देश के अंदर संसद की हालत, हाँ, और यहाँ तक कि हमारे शहरों की मिट्टी की सेहत भी, ये सब इसी एक बड़ी कहानी का हिस्सा है। तो चलिए इसी सवाल की पड़ताल शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं भारत के ग्लोबल एम्बिशंस की। ठीक है। हाल ही में राष्ट्रपति पुतिन भारत आए और उनका स्वागत कह सकते हैं कि बहुत शानदार हुआ। हाँ, हुआ तो था। और ये ऐसे समय में हुआ जब अमेरिका के साथ हमारे रिश्ते थोड़े तनाव में हैं। तो यहाँ हो क्या रहा है? क्या हम एक ही समय में दो नाव पे पैर रखने की कोशिश कर रहे हैं? देखिए, ये दो नाव पर पैर रखने से कहीं ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड है। ये एक तरह की हाई रिस्क स्ट्रैटेजी है। हाई रिस्क स्ट्रैटेजी कैसे? देखिए, एक तरफ भारत क्वाड का हिस्सा बनकर अमेरिका के करीब जा रहा है। हाँ। और दूसरी तरफ अमेरिका के भारी दबावों के बावजूद हम रूस से S-400 मिसाइल सिस्टम खरीद रहे हैं, सस्ता तेल खरीद रहे हैं। तो पुतिन का ये दौरा एक संदेश था। बिल्कुल। पुतिन का यह दौरा अमेरिका को एक साफ संदेश था कि भारत अपनी फॉरेन पॉलिसी अपनी शर्तों पर तय करेगा, किसी के दबाव में नहीं। लेकिन कई एक्सपर्ट्स ये भी कहते हैं कि रूस पर इतनी निर्भरता ये भारत को अमेरिका और पश्चिमी देशों से दूर कर सकती है। क्या हम एक पुराने दोस्त के लिए नए जरूरी दोस्तों को नाराज करने का जोखिम उठा रहे हैं? ये एक बहुत बड़ा जोखिम है और मैं मानता हूं कि विदेश मंत्रालय में इस पर रोज बहस होती होगी। लेकिन हमें यह भी देखना होगा कि हमारे पास विकल्प क्या है। पश्चिमी देशों से टेक्नोलॉजी और रक्षा सौदे वो अक्सर शर्तों और राजनीतिक दबाव के साथ आते हैं। रूस एक भरोसेमंद बिना शर्त वाला विकल्प देता है। तो ये सिर्फ दोस्ती नहीं है, ये प्रैक्टिकल जरूरत है। बिल्कुल, ये प्रैक्टिकल जरूरत है। अच्छा, तो वो कौन सी प्रैक्टिकल जरूरतें हैं जो रूस पूरी करता है और कोई नहीं कर पाता? हमारे स्रोत इस बारे में 4 मुख्य बातें बताते हैं। ओके। पहली, रूस हमें डिलेड पेमेंट की सुविधा देता है। मतलब हम हथियार आज खरीद कर पैसे बाद में चुका सकते हैं। ये तो बहुत बड़ी बात है। बहुत बड़ी। और दूसरा, और ये सबसे जरूरी है, वो है टेक्नोलॉजी ट्रांसफर। टेक्नोलॉजी ट्रांसफर, जैसे ब्रह्मोस मिसाइल। बिल्कुल सही। ब्रह्मोस मिसाइल इसका सबसे बड़ा उदाहरण है, जहां रूस ने पूरी की पूरी टेक्नोलॉजी भारत के साथ शेयर की। पश्चिमी देश ऐसा करने में बहुत हिचकिचाते हैं। मतलब वो हमें मछली पकड़ना सिखाने की बजाय सिर्फ मछली बेचते हैं। आपने बिल्कुल सही कहा। तीसरा पॉइंट है कि रूस हमारे साथ रुपये रूबल में व्यापार करने को तैयार है, जिससे डॉलर पर हमारी निर्भरता कम होती है। हाँ। और चौथा, रूस हम पर अमेरिका की तरह सैंक्शंस यानी प्रतिबंध लगाने की धमकी नहीं देता। तो एक तरह से हमें अपनी नीतियां तय करने की आजादी मिलती है। असल में ये संतुलन साधना भारत की स्ट्रैटेजिक ऑटोनॉमी यानी अपनी विदेश नीति खुद तय करने की जिद का प्रतीक है। ये दिखाता है कि भारत एक ऐसी दुनिया के लिए तैयारी कर रहा है जहां अमेरिका अकेला सुपर पावर नहीं रहेगा। तो एक तरफ हम दुनिया के चेस बोर्ड पर ये बड़ी बड़ी चालें चल रहे हैं, लेकिन यहीं पर वो घर वाला सवाल वापस आता है। हमारे स्रोत एक चौंकाने वाले विरोधाभास की तरफ इशारा करते हैं। कौन सा विरोधाभास? कि हम G20, ब्रिक्स जैसे ग्लोबल मंचों पर तो चमक रहे हैं, लेकिन अपने पड़ोस में अकेले पड़ते जा रहे हैं। ऐसा लग रहा है जैसे हम दूर के दोस्तों को इम्प्रेस करने में इतने बिजी हैं कि पड़ोसियों से मिलना जुलना ही भूल गए हैं। ये एक बेहद गंभीर चिंता का विषय है। अगर आप नक्शा देखें तो अफगानिस्तान से लेकर म्यांमार तक और मालदीव से लेकर नेपाल तक, हाँ, लगभग हर पड़ोसी के साथ हमारे रिश्तों में कोई ना कोई तनाव है। और चीन इस खालीपन को बहुत तेजी से भर रहा है। और ये हमारी नेशनल सिक्योरिटी के लिए सीधा खतरा है। बिल्कुल। जब हमारे पड़ोसियों के साथ रिश्ते कमजोर होते हैं तो चीन जैसी बाहरी ताकतों को वहां अपनी जगह बनाने का मौका मिल जाता है। इन तनावपूर्ण संबंधों के पीछे मुख्य कारण क्या है? एक बात जो बार बार सामने आती है वो है बिग ब्रदर सिंड्रोम। हाँ, और ये सिर्फ एक धारणा नहीं है, इसके पीछे कुछ वजहें भी हैं। अच्छा। बिग ब्रदर सिंड्रोम का मतलब है कि पड़ोसियों को लगता है कि भारत एक बड़े भाई की तरह हमेशा अपनी चलाता है और उनके अंदरूनी मामलों में दखल देता है। जैसे नेपाल के मामले में हुआ था। बिल्कुल। जब नेपाल अपने संविधान पर काम कर रहा था तो भारत की तरफ से दिए गए सुझावों को वहां के कई लोगों ने एक तरह की दखलंदाजी माना। भले ही हमारे इरादे अच्छे हों, लेकिन तरीका अक्सर भारी पड़ जाता है। तो ये घर वाली समस्या का एक पहलू हो गया।
हम ग्लोबल स्टेज पर तो मजबूत दिखना चाहते हैं, लेकिन हमारे पड़ोसी हमसे खुश नहीं है। चलिए अब देश के और अंदर आते हैं, हमारे लोकतंत्र के घर यानी संसद की बात करते हैं। क्या वहाँ सब कुछ ठीक चल रहा है? क्योंकि जो आंकड़े आ रहे हैं वो एक अलग ही कहानी बताते हैं। कहानी कह सकते हैं कि बिल्कुल भी अच्छी नहीं है। क्यों? एक बहुत ही चिंताजनक आंकड़ा ये है कि आज़ादी के बाद शुरुआती दशकों में लोकसभा साल में औसतन 120-130 दिन बैठा करती थी। 120 से 130 दिन? हाँ, और अब ये घटकर सिर्फ 60-70 दिन रह गया है। आधे से भी कम। इसका असर क्या होता है? मतलब कम दिन काम करने से क्या फर्क पड़ता है? बहुत बड़ा फर्क पड़ता है। जब संसद कम बैठती है तो बिलों पर ठीक से बहस नहीं हो पाती, सरकार की जवाबदेही कम हो जाती है। बिल्कुल। और सबसे खतरनाक ट्रेंड जो स्रोत बताते हैं वो ये है कि अब ज्यादातर बिलों को बिना किसी जांच के सीधे संसदीय समितियों को भेजे बिना ही पास कर दिया जाता है। ओह, लेकिन ये समितियां तो बहुत जरूरी होती है ना? ये समितियां वो जगह होती हैं जहां पार्टी लाइन से ऊपर उठकर बिल के हर पहलू पर बारीकी से चर्चा होती है। जब वो प्रक्रिया ही खत्म हो जाएगी तो जाहिर है कानून की क्वालिटी गिरेगी ही। मतलब संसद चर्चा की जगह से ज्यादा एक तरह से राजनीतिक विरोध का अखाड़ा बनती जा रही है। ये तो हमारे लोकतंत्र के घर की नींव को कमजोर करने जैसा है। बिल्कुल, लेकिन ऐसा नहीं है कि संस्थाओं को मजबूत करने की कोशिशें नहीं हो रही। अच्छा। इसी से जुड़ा एक दिलचस्प अपडेट राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग यानी NCBC के बारे में। हाँ, मैंने भी पढ़ा था। 2018 में 102वें संविधान संशोधन के बाद इसे एक संवैधानिक निकाय का दर्जा दिया गया है। सही कहा। पर ये सांविधिक मतलब स्टैच्यूटरी से संवैधानिक मतलब कॉन्स्टिट्यूशनल निकाय बनने का असल में मतलब क्या होता है? ये सुनने में बहुत टेक्निकल लगता है। इसे ऐसे समझिए कि सांविधिक निकाय की नींव ईंट की होती है, जिसे संसद एक साधारण कानून से बदल सकती है या हटा भी सकती है। ओके। लेकिन संवैधानिक निकाय की नींव पत्थर की होती है, जिसे हटाना लगभग नामुमकिन है क्योंकि उसकी शक्ति सीधे संविधान से आती है। अच्छा। ये बदलाव NCBC को राजनीतिक दबाव से बचाता है और उसे पिछड़े वर्गों के हितों की रक्षा के लिए बहुत ज्यादा ताकत और स्वायत्तता देता है। तो एक तरफ संसद कमजोर हो रही है तो दूसरी तरफ NCBC जैसी संस्था को मजबूत किया जा रहा है। ये तो एक उम्मीद की किरण जैसी बात है। लेकिन जब कानून बनाने की प्रक्रिया ही कमजोर हो तो डिजिटल अरेस्ट जैसे नए जमाने के साइबर अपराधों से निपटना कितना मुश्किल हो जाता होगा। आजकल ये बहुत सुनने में आ रहा है और ये बहुत ही गंभीर समस्या बन चुका है। सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में एक बड़ा कदम उठाया है। कोर्ट ने CBI को निर्देश दिया है कि वो बिना किसी राज्य की रुकावट के इन साइबर अपराधों की जांच करे। अच्छा, और इसमें सबसे दिलचस्प बात क्या है? सबसे दिलचस्प बात यह है कि कोर्ट ने सिर्फ ऑनलाइन ठगी करने वालों को ही नहीं बल्कि उन बैंक कर्मचारियों को भी पकड़ने को कहा है जो इन अपराधियों के लिए फर्जी खाते खोलने में मदद करते हैं। ये सीधे समस्या की जड़ पर हमला करने जैसा है। पर क्या CBI के हाथ बंधे हुए नहीं हैं? मैंने पढ़ा था कि उन्हें किसी भी राज्य में जांच करने के लिए उस राज्य सरकार की इजाजत लेनी पड़ती है। हाँ, और यही सबसे बड़ी प्रैक्टिकल चुनौती है। दिल्ली विशेष पुलिस स्थापना अधिनियम 1946 के तहत CBI को राज्य की सहमति चाहिए होती है। और कई राज्यों ने तो ये सहमति वापस ले ली है। बिल्कुल, राजनीतिक कारणों से। इसका मतलब है कि CBI को हर एक केस के लिए अलग से परमिशन लेनी पड़ती है, जो प्रोसेस को बहुत धीमा कर देती है। तो सुप्रीम कोर्ट का ये निर्देश इसी बाधा को दूर करने की कोशिश है, लेकिन केंद्र राज्य के बीच का ये तनाव एक बड़ी हकीकत है। तो अब तक हमने देखा कि कैसे भारत की विदेश नीति, पड़ोसी देशों के साथ रिश्ते और हमारी घरेलू संस्थाएं सब एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं। अब एक ऐसे विषय पर चलते हैं जिस पर हमारा ध्यान शायद ही कभी जाता है, लेकिन वो भी हमारे घर का एक बहुत जरूरी हिस्सा है। कौन सा विषय? हमारे पैरों के नीचे की मिट्टी। 5 दिसंबर को विश्व मृदा दिवस था और 2025 की थीम है स्वस्थ शहरों के लिए स्वस्थ मिट्टी। ईमानदारी से कहूं तो जब मैंने पहली बार पढ़ा तो मुझे भी लगा कि मिट्टी की बात तो खेतों में होती है, शहरों में इसका क्या काम? मुझे भी यही लगा था। लेकिन ये विश्लेषण हमारी आंखें खोल देता है। हम ये भूल चुके हैं कि हमारे कंक्रीट के शहर भी मिट्टी की नींव पर ही बने हैं। तो ये शहरी मिट्टी हमारे लिए करती क्या है जिसे हम कंक्रीट और टाइल्स के नीचे दबाते जा रहे हैं? ये हमारे शहर के लिए कई साइलेंट काम करती है। स्रोत बताते हैं कि ये एक प्राकृतिक स्पंज है। प्राकृतिक स्पंज? हाँ, ये बारिश के पानी को सोख कर शहर को बाढ़ से बचाती है। जब हम सब कुछ पक्का कर देते हैं तो पानी को जाने की जगह नहीं मिलती और सड़कें नदी बन जाती हैं। ईमानदारी से कहूं तो मैंने कभी इस तरह सोचा ही नहीं था।
जब भी मैं शहर में बाढ़ की खबर सुनती थी तो मुझे लगता था कि ड्रेनेज सिस्टम खराब है। हम सब यही सोचते हैं। ये पहली बार समझ आ रहा है कि इसका सीधा कनेक्शन मिट्टी के कंक्रीट से ढक जाने से। ये तो एक माइंड ब्लोइंग आइडिया है ना? और सुनिए, ये एक कार्बन सिंक भी है। मतलब एक तरह का कार्बन स्पंज। बिल्कुल, जो हवा में मौजूद खतरनाक कार्बन डाइऑक्साइड को सोख कर अपने अंदर कैद कर लेता है और प्रदूषण कम करता है। इसके अलावा ये भूजल को रिचार्ज करती है और हीट आइलैंड प्रभाव को भी कम करती है। ये हीट आइलैंड प्रभाव क्या है? आपने महसूस किया होगा कि शहर गांवों से ज्यादा गर्म क्यों लगते हैं? हाँ, बिल्कुल। क्योंकि कंक्रीट और डामर दिन में गर्मी सोखते हैं और रात में उसे छोड़ते रहते हैं, जिससे शहर एक गर्म द्वीप जैसा बन जाता है। अच्छा। मिट्टी और पेड़ पौधे इस असर को कम करके शहर के लिए एक नेचुरल एसी का काम करते हैं। तो शहरों में बढ़ती गर्मी और बाढ़, इन दोनों समस्याओं का एक बड़ा समाधान हमारे पैरों के नीचे ही है। वाह, ये तो वाकई शहरी विकास को बिल्कुल नए नजरिए से देखने पर मजबूर करता है। बिल्कुल। चलिए, अंत में कुछ और त्वरित लेकिन महत्वपूर्ण जानकारियों पर भी नजर डाल लेते हैं जो हमारे स्रोतों से मिली हैं। एक तो है नागालैंड का हॉर्नबिल फेस्टिवल। हाँ, जिसे त्योहारों का त्योहार भी कहते हैं। ये नागालैंड की संस्कृति को दिखाता है। लेकिन इसका नाम ग्रेट इंडियन हॉर्नबिल पक्षी के नाम पर है, जो IUCN की रेड लिस्ट में असुरक्षित यानी वल्नरेबल के तौर पर लिस्टेड है। और ये अरुणाचल प्रदेश और केरल का भी राज्य पक्षी है। सही कहा। ये त्योहार हमें याद दिलाता है कि हमारी संस्कृति और प्रकृति कितने गहरे जुड़े हुए हैं। तो आज की पूरी चर्चा को अगर हम वापस अपने शुरुआती सवाल पर ले आएं, तो तस्वीर क्या बनती है? तस्वीर ये बनती है कि भारत एक ही समय में कई मोर्चों पर लड़ रहा है। एक तरफ वो रूस और अमेरिका के बीच संतुलन साधकर ग्लोबल पावर बनने की कोशिश कर रहा है, लेकिन दूसरी तरफ उसके अपने पड़ोस में अशांति है। उसकी सबसे बड़ी लोकतांत्रिक संस्था संसद कमजोर हो रही है और हम अपने शहरों की फाउंडेशनल हेल्थ यानी मिट्टी को नजरअंदाज कर रहे हैं। ये हमें एक बहुत गहरे सवाल पर सोचने के लिए मजबूर करता है। क्या कोई देश बाहरी दुनिया में वास्तव में तभी सफल हो सकता है जब उसका अपना घर, चाहे वो उसके पड़ोसी हो, उसकी लोकतांत्रिक संस्थाएं हो या उसका पर्यावरण हो, मजबूत और स्वस्थ हो? एक बहुत जरूरी सवाल है सोचने के लिए। इसी विचार के साथ हम आज की एक गहन चर्चा समाप्त करते हैं।